नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं इस वक्त आपके साथ ज्योति सिंह। तो 5 राज्यों के नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि कोरोना काल में हुए इस चुनाव में कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिनके आधार पर इस चुनाव के नतीजे तय हो रहे हैं। तो 5 राज्यों का जनादेश आखिर किसके खाते में जाता है, इस पर सभी की नजर। पश्चिम बंगाल में रुझानों में अब तक बात करें तो TMC को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा वक्त है। बंगाल में TMC 194, BJP 93 सीट पर आगे है। तो असम में रुझानों में BJP को बहुमत मिलता दिख रहा है। तो असम में BJP 77, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। और केरल की बात करें तो केरल में रुझानों में LDF को बहुमत अभी तक मिलता दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। तस्वीर लगभग साफ हो रही है। चूंकि रुझान ये नतीजों में जब तब्दील होंगे तब पुख्ता इसे माना जाएगा, लेकिन रुझान ही कमोबेश यही होता है कि आगे चलकर नतीजों में तब्दील होते हैं। अगर रुझान पर ही अगर हम यकीन करें तो TMC 194 सीटें लेकर आगे चल रही है और तमिलनाडु के CM पलानीस्वामी आगे चल रहे हैं। तो तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल और असम में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार यहां पर तमाम शीर्ष नेताओं ने किया और स्टार प्रचारक के तौर पर बड़े नेताओं ने यहां पर अपनी भूमिका निभाई। तो दमोह चुनाव में अजय टंडन आगे चल रहे हैं। दमोह चुनाव की एक सीट हालांकि बहुत ज्यादा उलटफेर करने वाली नहीं थी, लेकिन सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि आखिर BJP के प्रत्याशी राहुल लोधी क्या इसमें जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि BJP से जो राहुल लोधी हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं और उपचुनाव में अजय टंडन आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उसके बाद तस्वीरें बदली। कांग्रेस गई, वापस BJP आई और उसके बाद उपचुनाव में राहुल लोधी पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखना चाहें तो तस्वीर स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में TMC 194 रुझानों के साथ आगे चल रही है। तमिलनाडु में DMK 147 के साथ आगे चल रही है। तो दमोह चुनाव में BJP पीछे है। पश्चिम बंगाल में अब तक सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें थीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोरोना काल में चुनाव हुआ, काफी बड़े बड़े मुद्दे रहे। चाहे जय श्री राम की बात करें, मुस्लिम वोटर्स की बात करें, किसान यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला। घुसपैठिए भी पश्चिम बंगाल में मुद्दा रहा चुनावी का, और CAA को लेकर भी जो मुद्दा है वो छाया रहा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे प्रवासी हैं जो CAA के दायरे में आते हैं। तो इसको भी शामिल किया गया था चुनाव में। बड़े मुद्दे, क्योंकि बड़ा प्रदेश, और हिंसा, BJP कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा भी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रचार किया। तो रुझानों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, यह भी देखते चलते हैं। पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी BJP की ओर से निभा चुके नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। और अगर सरकार बनती है तो एक बड़ी भूमिका नरोत्तम मिश्रा की वहां रहने वाली है। सर, चुनाव परिणाम थोड़ी देर में स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, कुछ ज्यादा समय बचा नहीं है। क्या उम्मीद, आप तो पूरा समय देकर आए थे, मोदी जी, अमित शाह जी, रैलियां, आपका धुआंधार हमने देखा था कि किस तरीके से कमान संभाली थी। सरकार को लेकर जो एक बात थी 2 मई दी गई, कितनी सही? एकदम सही। थोड़ी देर में आप खुद स्क्रीन पे देखोगे, आप तृणमूल तिनके की तरह उड़ती दिखेगी आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप खुद देखना थोड़ी देर में। कितनी सीट सर? 200 प्लस का नारा BJP ने दिया था, पर लेकिन सर्वे हमने देखे ज्यादातर बहुमत से सरकार बना रही है। जो एग्जिट पोल थे सर वो भी बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है। कुछ एग्जिट पोल BJP की सरकार बना रहे हैं, कुछ जीत का अंतर देखना साहब। देखो, वहां पर मतदाता मौन था और इसलिए उसने, लोकसभा में भी यही कहते थे ना ये लोग, और मैंने कहा था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। आपको साफ मिलेगा परिणाम। कितने कितने अंतर से जीतेंगे आप देखना कैंडिडेट हमारे। पश्चिम बंगाल सर की राजनीति को हमेशा दिशा रहता है, और खासकर अगर बात करें तो जो विचारात्मक जो राजनीति कही जाती है वो देश के जिन राज्यों से आती है, पश्चिम बंगाल उनमें एक प्रमुख राज्य है। BJP की सरकार बनना हो, पहली बार इतनी ताकत से मुख्य दल के रूप में BJP नजर आ रहा है। देखिए, जश्न वगैरह को तो पार्टी के मुख्यालय ने हाईकमान ने ही मना कर दिया है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सच में 3 से अगर हम बढ़ते हुए बहुमत ला रहे हैं, बड़ी बात है। नंदीग्राम को लेकर क्या कहेंगे? सबकी निगाह हॉट सीट। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, शुभेंदु अधिकारी जी जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जी हार रही है। सीएम को लेकर सर कभी कुछ चर्चा हुई कि बीजेपी की ओर से? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतनी बड़ी बात मुझसे पूछ रहे हो। तो बधाई तो देते हैं, थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट आएंगे तो कम से कम बधाई स्वीकार करें। बिल्कुल, सब शीर्ष नेतृत्व को बधाई है, मोदी जी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, नड्डा जी को बधाई, सभी को बधाई। तो बस कुछ ही समय बाकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम सामने आने में, और नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने एक बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में प्रबंधन को लेकर, प्रचार को लेकर निभाई थी। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, और उसके लिए बधाई भी कहीं ना कहीं स्वीकार भी की है। कैमरामैन विनीत के साथ सुदीप भंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो मतदाता था वो मौन था, लेकिन अगर आंकड़ों की अभी हम बात करें तो आंकड़े तो बोलते दिखाई दे रहे हैं टीएमसी की तरफ, क्योंकि रुझानों पर ही अगर हम चर्चा करें। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अभी वक्त है, शाम तक आप देखिए बीजेपी की बहुमत से सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, लेकिन रुझान जो है वो टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 100 से ज्यादा का अंतर, क्योंकि 200 का दावा था, बीजेपी अभी तक रुझानों में 95 से ऊपर नहीं है, यानी कि 100 के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी ने जो दावे किए थे या जिस मुद्दों को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया था, तो क्या उसका असर पश्चिम बंगाल की जनता पर नहीं हुआ? क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ते इतने आसान नहीं थे। बावजूद उसके अगर वो 90 से पार रुझान में दिखा रही है तो ये समझा जाए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास किया है। क्योंकि टीएमसी की अगर हम बात करते हैं तो 192 रुझानों में अगर चल रहा है, और अगर यही स्थिति नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीधे तौर पर टीएमसी बहुमत के साथ वापस सत्ता में पश्चिम बंगाल में काबिज होगी। लेकिन रुझान के साथ साथ नतीजों में बदलने का जो वक्त है उस पर अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। तो शुरुआती रुझान ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं किस पार्टी को कहां कितने रुझानों से आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में अब तक सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, और बंगाल में रुझानों में जो टीएमसी है उसको बहुमत साफ तौर पर मिलती दिख रही है, क्योंकि अगर 147 बहुमत है तो 192 में अब तक आगे चल रही है बीजेपी, माफ कीजिएगा टीएमसी। तो असम में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है, असम में जिस तरीके से समझा जा रहा था, और यहाँ पर भी काफी स्टार प्रचारक बीजेपी के बड़े लीडर्स ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर अभी तक रुझानों में आगे चल रही है। तो पुडुचेरी की बात करें तो कांग्रेस 5 और बीजेपी 9 रुझानों में आगे चल रही है, और तमिलनाडु में डीएमके 143 सीटों पर रुझानों में आगे है। तो असम में बीजेपी 77, कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। दोनों ही पार्टियों ने इस बार खास फोकस किया पश्चिम बंगाल और असम और केरल। तो केरल में 92 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है। हर प्रदेश के अपने एक अलग मुद्दे थे, जिसके घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टियों ने रणनीति के साथ यहां पर चुनाव प्रचार के लिए अपना मुद्दा बनाया। किसान एक बड़ा मुद्दा रहा, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे असम की बात करें, चाहे केरल की बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। अगर ये 95 रुझान अगर तब्दील होते हैं नतीजों में, तो ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो घोषणा पत्र बीजेपी का रहा उसमें वहां की जनता ने भरोसा दिखाया है। तो पश्चिम बंगाल के ही नतीजों पर सबसे ज्यादा सभी की नजर थी, क्योंकि बड़ा राज्य है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का यहां पर प्रभाव रहा है पिछले चुनाव से अब तक, उसके बाद सीधे बीजेपी का दखल पश्चिम बंगाल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार, अमित शाह का प्रचार, तमाम बड़े बीजेपी लीडर्स का प्रचार। उसके बाद ये समझा गया था कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में अपने लिए जगह बनाएगी,
जगह बनाती दिख रही है बीजेपी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 95 सीट पे अगर रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, तो ये बात और है कि बहुमत अगर टीएमसी के पास भी है तो तगड़ी टक्कर देती बीजेपी दिख रही है। विपक्ष की भूमिका में यहाँ बीजेपी आ जाती है तो आने वाले समय में इन आंकड़ों का फायदा जरूर मिलता दिखेगा बीजेपी को। तो दमोह की अगर हम बात करते हैं, दमोह में उपचुनाव हुआ था जिसमें अजय टंडन आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय टंडन हैं जो कि 1480 मतों से अब तक आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। दमोह उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी। जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता दमोह से। जितेंद्र, जिस तरीके से रुझान में राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि एक सीट से बहुत ज्यादा जीत हार के मायने तो है ही नहीं, लेकिन ये प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर रही है। तो क्या ये नतीजे बताएंगे कि जनता के बीच में एक सीट में किस पार्टी को विश्वास किया है लोगों ने? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो अभी दूसरे राउंड तक जो भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी जो पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जो आगे चल रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जनता ने जो है वो दल बदलू और जो उपचुनाव को लेकर एक कोरोना संक्रमण जैसे हालात बनी है, भयावह स्थिति बनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने ये जो जवाब दिया है। बहरहाल अभी 2 ही राउंड हुए हैं, देखना होगा कि इसमें आगे चल के और तो क्या रुझान सामने आते हैं। जितेंद्र, अभी वक्त है, जैसा आपने कहा कि 2 राउंड ही हुए हैं, अभी और वक्त है, हो सकता है ये तस्वीर उलट भी जाए। लेकिन अगर कांग्रेस के हिसाब से हमने देखा तो कांग्रेस आखिरी दिन तक खुद कमलनाथ यहाँ पर प्रचार की कमान संभाले हुए थे। आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा लोगों पर? जी बिल्कुल, यहाँ चाहे इस बार दमोह विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए, चाहे पिछले 2018 के जो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जब कमलनाथ यहाँ से जो दमोह आए हैं और उनकी जो सभाएं हुई हैं, जो उनका रोड शो हुआ है, तो उसमें जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली है, जिस तरीके से लोगों का जो एक हुजूम उमड़ा है, तो उसका रूप से यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को लोग समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल इस बार जो हालात है वो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना संक्रमण है वो अपने एक तरीके से भयावह स्थिति बन चुकी है, भयावह रूप ले चुका है जी। और जो कुछ लोगों का ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से कथन दिखा आ रहा था कि जो दमोह में जो हालात बने हैं संक्रमण के होता है, जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी को जिम्मेदार ठहरा जा रहा था, क्योंकि जो इनके द्वारा जब कांग्रेस से भाजपा में पहुंची, छोड़कर कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा देकर भाजपा में पहुंची, तो उसके बाद ये जो दमोह विधानसभा उपचुनाव के हालात बने थे। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे जितेंद्र। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, भाजपा नेता। सुंदरानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी में। और जो रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से ही मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, 95 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है और 192 में टीएमसी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इन रुझानों को लेकर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी ताकत वहां पे दिखाई है। कहीं न कहीं 3 सीटों से हम 95 सीटों तक पहुंचे हैं। अभी ये रुझान है, हो सकता कुछ सीटें और भी बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई कि जिस राजनीतिक दल ने 2000 में करीब 3 सीटें जीती थी, आज हम 100 के आसपास जीतने की स्थिति में खड़े हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी छलांग तो लगाई है बंगाल में, और खुद ममता बनर्जी बहुत पीछे चल रही हैं। जी सुंदरानी जी, जैसा कि आपने कहा कि 3 से 95 तक पहुंचना, और अभी तो ये रुझान है, हो सकता है 100 के आसपास भी ये बीजेपी पहुंच जाए। क्या ये समझा जाए कि ये टीएमसी से नाराज लोग हैं या बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग हैं। लगातार वहां पे समर्थन बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 18 सीटें जीती थी, हमारे पास 1 सीट हुआ करती थी, और हमने अगर वहां पे 15 सीट जीती थी, और आज हम 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत है, और नरेंद्र मोदी जी का रुझान अब बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
सुंदरानी जी, ऐसे कौन से मुद्दे थे इस बार, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए भी और घोषणा पत्र में भी उन्होंने शामिल किया। आपको लगता है कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ती दिखी? देखिए, जो केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में काम किए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है, विदेशों में हमारे भारतवर्ष का नाम हुआ है, कहीं न कहीं मोदी जी ने विश्वव्यापी एक अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं। देश की जनता का विश्वास उनके साथ है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी छलांग में लगा रही है। सुंदरानी जी, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब जब प्रचार के लिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे या अमित शाह पहुंचे, स्थितियां वहां पर बहुत विपरीत थी बीजेपी के लिए, चूंकि ममता बनर्जी ने जो माहौल वहां पर बनाया था। आपको लगता है कि ये भी एक वजह बनी कि लोग बीजेपी को देख रहे थे, या प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, ममता बनर्जी का जो रवैया, ये सब भी असर करता है? देखिए, निश्चित रूप से ममता जी ने वहां पे हिंसात्मक चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई, और वहां तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि जिस प्रकार दीदी के लोग वहां पे हिंसा फैला रहे थे, उस बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीदी को चुनौती दी और 3 सीट से 95 सीट 100 सीट तक पहुंचने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को मैं बस धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे संघर्ष के समय में भारतीय जनता पार्टी को वहां खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी राज्यों में गिनी जाती थी, लेकिन आज पांडुचेरी कह लें या असम कह लें, असम में हमारी सरकार बनने जा रही है। केरल में भी हम 1 सीट पे थे, वहां 3 सीट पे हम हो गए, और ऐसे लगातार हमारा जनाधार पूरे देश में। तमिलनाडु में भी देखिए कि बीजेपी गठबंधन 101 सीट पे है, कहीं हमारा नामो निशान नहीं था। बिल्कुल सुंदरानी जी, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो रुझान अभी आ रहे हैं उससे तो ये बात सच है कि बीजेपी ने अपनी जमीन तलाशने की कोशिश जो की थी उसमें वो सफल हो रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं, भोपाल से हमारे साथ में। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी में। दमोह चुनाव से शुरुआत में करूंगी। विवेक जी, दमोह में कांग्रेस आगे चल रही है रुझान में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? चूंकि एक सीट का उपचुनाव जिस तरीके से दमोह की जनता ने एक गद्दार को सबक सिखाने का फैसला किया था, उसी का परिणाम है कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ भारी बहुमत से यहाँ पे विजयी दर्ज कराएंगे। वहां की जनता शिवराज सिंह चौहान जी से उठ चुकी थी, इसीलिए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाई, और चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को निश्चित जीत मिलने वाली है। जिस तरीके पूरे मध्य प्रदेश में एक चुनी सरकार को गिराने का काम भाजपा सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया, आज उसी का परिणाम भुगतने के लिए यहाँ पे प्रदेश में तैयार रखना चाहिए। ये तो सिर्फ दमोह है, अगला जो चुनाव है उसमें भी निश्चित ही कांग्रेस की विजयश्री हो। विवेक जी, ये तो दमोह की बात हमने की, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस अभी रुझानों में आगे चल रही है, हालांकि अभी 2 ही राउंड हुआ है, हो सकता है तस्वीर आगे बदले भी। लेकिन अगर आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो मतदाता था वो मौन था, और 3 से लेकर 95 सीट रुझान के तौर पर आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी ने तो अच्छा किया पश्चिम बंगाल में। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके भाजपा ने चुनाव लड़ा है, आप देख सकते हैं ईवीएम का भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम लेके घूम रहा, चुनाव आयोग का मुख्य दर्शक बन के वहां पे बैठना, निश्चित ही मैं समझता हूँ पूरी तरीके से भाजपा ने वहां पे धन बल का, बाहुबल का और प्रशासनिक पूरी मशीन का दुरुपयोग करके वहां पे चुनाव लड़ा है। वहां की शांति और अमन को खराब करने के लिए, दूषित करने के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दूषित करने के लिए पूरे देश भर से भाजपा के कार्यकर्ताओं, गुंडे पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। हिंसा को बढ़ावा दिया गया, धर्म और जाति के आधार पर वहां के मतदाताओं को बांटने का प्रयास किया गया। भाजपा ने वहां पे अपने द्वारा किए गए किसी भी काम के नाम पे वोट मांगने की जगह जहर फैलाने का वहां पे काम किया है, पूरे पश्चिम बंगाल की शांति को भंग करने का वहां पे काम किया है। परिणाम जो भी हो, पश्चिम बंगाल भाजपा की इन सारी नीतियों को याद रखेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जमीन को दूषित करने का भाजपा के नेताओं ने वहां पे काम किया, मैं समझता हूँ परिणाम जो भी हो, वहां पे जनता समझ चुकी है कि देश में भाजपा की राजनीति का एजेंडा
सिर्फ धर्म के नाम से लोगों को बांटना है। विकास उनका मुद्दा सिर्फ चुनाव से पहले रैलियों में और घोषणाओं में होता है। जब ये सरकार बना लेते हैं, इनका किसी भी तरीके की जमीन पे या जनता को राहत पहुंचाने का काम करने की जगह ये धर्म और जातियों के नाम पर को बांटने का प्रयास करते हैं। आज कोरोना महामारी का पूरे देश भर में हाहाकार की स्थिति है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री महोदय मौन है। आज ये सब जनता देख रही है और निश्चित ही मैं समझता हूँ अन्य राज्यों में भी जो आगामी चुनाव है जनता इसमें सबक सिखाएगी। जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुंदरानी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने सुना विवेक त्रिपाठी को। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो किया वो केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वहां पर लोगों को बांटने की कोशिश की। विकास के मुद्दे पर बीजेपी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा, जिसका फायदा उनको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, विकास के मुद्दे पे ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। सत्ता में तो टीएमसी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। सत्ता का दुरुपयोग तो टीएमसी ने किया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने वहां कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया। जहां तक मोदी जी का चेहरा है, विकास का चेहरा है, असम में अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटें लेकर जीत रही है। विशेषकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत वहां लगा दी थी। ये नैतिक रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी हार है। दमोह की भी बात कर ले सुंदरानी जी। दमोह में बीजेपी पीछे चल रही है, जो कि सत्ता में है अभी, उपचुनाव के बाद में बीजेपी, वहां क्या कारण है? एकाध उपचुनाव लोकल परिस्थितियों पर निर्भर होता है। कई बार कोई इश्यूज लोकल बन जाते हैं। एक उपचुनाव के परिणाम से कोई सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं होता। जी बताए विवेक त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि किसी एक सीट के लिए लेकर सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं समझा जा सकता। देखिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो सरकार खरीदनी पड़े, विधायकों को खरीदना पड़े या डराना धमकाना पड़े। भाजपा सत्ता के लालच में हमेशा भाजपा की रीति नीति है, सरकार बनाओ, कैसे भी बनाओ, जोड़ तोड़ के बनाओ, डरा के बनाओ, धमका के बनाओ। आज पूरे देश भर में भाजपा जिस तरीके की राजनीति करने का प्रयास कर रही है, निश्चित ही ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को चुना था, परंतु जिस तरीके से धन बल का उपयोग करके, बाहुबल का उपयोग करके, डरा धमका के इनने सरकार को गिराने का काम किया है, ये पूरी देश भर की जनता ने देखा है। आज दमोह की जनता ने सूझबूझ के साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी को पुनः जिताने के लिए जो एक कदम आगे बढ़ा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने दमोह में देखा किस तरीके से वहां के जो विधायक है वो कांग्रेस के टिकट की जीत के आते हैं और कुछ तरह के लालच में अपने पार्टी के साथ में गद्दारी करते हैं और भाजपा में जाके मिल जाते हैं। आज जनता उनको सबक सिखाने जा रही है और ये सिर्फ दमोह में नहीं, ये पूरे देश भर में भाजपा के साथ होने वाला है। जिस तरीके से भाजपा अन्य दलों के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक चुनी हुई सरकारों को देश भर में अन्य राज्यों में गिराने का काम कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, इन षड्यंत्र में भाजपा कभी सफल नहीं होगी और देश की जनता जाग चुकी है। आज जिस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर भाजपा कोई भी काम करने में, कोई भी राहत पहुंचाने में या विफल साबित हुई है। ये चुनाव अगर इस पूरी महामारी के बाद में होता तो निश्चित ही मैं समझता हूँ भाजपा की तो यहाँ पे जमानत जब्त हो जाती। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में माहौल है, आज भाजपा का विकास वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। आज मध्य प्रदेश में लेकिन मुश्किल तो यही है विवेक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नामो निशान मिट जाता, तस्वीर थोड़ी सी उलट है। 3 सीट से बढ़कर 95 रुझान पे पश्चिम बंगाल में दिख रही है बीजेपी। असम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बीजेपी अपनी अच्छी स्थिति में है। तो बोलने का मौका तो बीजेपी वालों के पास में है ही ना, कि अगर तमाम विषम परिस्थितियों के बीच भी चुनाव हुए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम शिवराज अगर वहां पर पहुंचे तो फिर जनता ने विश्वास क्यों दिखाया अगर ऐसी स्थिति थी। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। थोड़े ही देर के बाद अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होने लगेंगे। लेकिन अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो बहुमत के साथ 193 नंबर के साथ टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी हालांकि इस चुनाव में बहुत अच्छा जरूर करी है। 96 सीटों के साथ रुझान में अभी आगे चल रही है। असम की बात करें तो यहाँ पर 84 सीटों पर बीजेपी आगे है रुझान में और 40 सीटों पर कांग्रेस। केरल में बात करें तो एलडीएफ को यहाँ पर बहुमत मिलती दिख रही है और पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सुंदरानी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी का जो आत्मविश्वास था इतना ज्यादा हमें देखने को मिला, ये भी था कि 2 मई और दीदी गई, लेकिन दीदी तो रुझानों के हिसाब से वापस ही करती दिख रही है।
नहीं, निश्चित रूप से ममता जी वहां पे रुझानों में आगे दिख रही है और शायद परिणाम भी उनके पक्ष में हो जाए। लेकिन एक जो पश्चिम बंगाल में रही है वहां पे वामपंथी मतदाता और जो कांग्रेस के परंपरागत वोट थे वो पूरे के पूरे ममता जी के इसमें शिफ्ट हुए वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, सीधी लड़ाई हुई। जो कांग्रेस पार्टी 25-30 सीटों पे जीतती रही है पिछले चुनाव में, वो कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन अभी एक सीट पर है। तो ऐसा लगता है कि वे सारे के सारे जो वोटर हैं वो शिफ्ट हुए हैं ममता जी के साथ, वरना ममता जी अपने बलबूते पे ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने जो एक अपील की थी कि सारे विपक्षी दल एक होके उनका साथ दें, कहीं न कहीं लगता है कि आंतरिक रूप से कांग्रेस और वामपंथी मतदाताओं ने और नेताओं ने, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो बयान आया था रैलियां न की जाए और मैं खुद भी नहीं रैली करूंगा, वो उससे साफ संदेश था कि कांग्रेस वहां चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस कहीं न कहीं टीएमसी की मदद करने के लिए, दीदी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही थी और उनके सारे के सारे वोटर कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के पूरे ममता जी में शिफ्ट हुए। ममता जी की अपनी जीत नहीं है, ये बीजेपी को हराने के लिए जिस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है वही एक कारण बना है। ठीक है, विवेक जी से भी ले लेते हैं हम जवाब। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक जी बताइए, कांग्रेस की भूमिका पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि केवल बीजेपी को हराने के लिए ही यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया। विवेक जी सुन रहे हैं आप मुझे? विवेक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। श्रीचंद सुंदरानी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भूमिका बीजेपी को हराने के लिए थी, इसलिए उन्होंने रैली नहीं की, अपने सारे वोटर्स टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गए। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में भाजपा चुनाव लड़ रही है, गौर करने वाली बात यह है कि इनके चुनावी रणनीति में से विकास का मुद्दा गायब होता जा रहा है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के भी साथ गठबंधन करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पूरा राजनीतिक करियर भाजपा को पानी पी के गाली देने में बीता है, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा की जीवन भर खिलाफत की, आज फायदे के लिए उन्होंने सिंधिया जी से भी हाथ मिला लिया। तो भाजपा की जो राजनीति करने का तरीका है वो अपने फायदे के लिए किसी को भी, एक कहावत है ना, गधे को भी बाप बना लेना, तो इस कहावत को अगर पूरे देश भर में चरितार्थ करती है तो वो सिर्फ भाजपा है। राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, किसी से भी गठबंधन करने के लिए कभी भी कैसे भी तैयार रहती है। इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना होता है, सत्ता का हिस्सा बना रहना होता है। इनके मुद्दों में विकास गायब है। आज अगर पूरे देश भर में कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं तो इसका मैं सीधे तौर पर जिम्मेदार समझता हूँ भाजपा सरकार को। एक साल पहले जो महामारी शुरू हुई थी उसको लेकर किसी भी तरीके से भाजपा की देश भर में तैयारियां नहीं थी। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वहां पे किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की गई। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ अगला जब भी चुनाव होगा, ये देश की जनता को तय करना है कि उनको वोट विकास के आधार पर देना है या जुमले के आधार पर देना है। निश्चित ही देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा पूरे देश भर में घूम घूम के झूठ बोला करती थी, अब ये झूठ बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के दमों से तो उसकी शुरुआत हो ही चुकी है और पूरे देश भर में भी जहां जहां चुनाव है, निश्चित ही मैं समझता हूं मतदाता जागरूक होने की आवश्यकता है। धर्म के आधार पर जिस तरीके से भाजपा बांटने का प्रयास कर रही है, हमें उसको सफल नहीं होने देना है। निश्चित ही पूरे देश भर में विकास का मुद्दा होना चाहिए, प्रत्याशी कौन है ये मुद्दा होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे आगामी भविष्य का चुनाव टिका हुआ है। तो मैं समझता हूँ परिणाम जो भी हो, पश्चिम बंगाल में इनकी जो नीति थी उसमें ये पूरी तरीके से असफल हुए हैं। इनको करारी हार का सामना वहां पे करना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल की जनता ने जागरूकता के साथ में जिस तरीके से वहां पे बता दिया कि इस देश में बांटने की राजनीति नहीं, इस देश में जोड़ने की राजनीति काम करेगी, तो मैं समझता हूँ भाजपा को ये पूरे देश में चीज का सामना करना पड़ेगा। विवेक जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि आप मतदाता ऐसे प्रलोभन में या ऐसे बरगलाने में आ क्यों जाता है? क्यों नहीं उन तक जाकर जागरूकता का संदेश कांग्रेस पहुंचा पाती और सीटें हाथों से निकलती है कांग्रेस की? आपको जब सारी चीजें पता है तो कांग्रेस उस दिशा में काम क्यों नहीं कर पा रही है?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ने का एक नया तरीका निकाला है, एक भारी तरीके से धन बल का उपयोग करके वो मतदाता को गुमराह करने का प्रयास पूरे देश भर में करते हैं। इस तरीके से पूरी ब्रांडिंग की जाती है, इस तरीके से मतदाता को गुमराह करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। उसके लिए हर तरीके के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। जो चुनाव आयोग की तय चुनाव निधि होती है कि इतने ही पैसों में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है, उससे आगे जाके 20 गुना ज्यादा इनके प्रत्याशी खर्च करते हैं। इनके प्रत्याशी पैसा अलग खर्च करते हैं, पार्टी पैसा अलग खर्च करती है। जिस तरीके पूरे देश भर में माहौल बनाया जाता है, भाजपा और आरएसएस मिलकर देश को बांटने का काम यहाँ पे कर रही है और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज देश भर में जनता जागरूक होती जा रही है और जनता को अब समझ लेना चाहिए, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। वो प्रत्याशी को देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आज पूरे देश में एक बांटने की राजनीति को भाजपा अपना रही है, उसमें भाजपा कभी भी सफल नहीं हो पाई। विवेक जी, उम्मीदवारों का चेहरा हो, चाहे घोषणा पत्र के वादे हो, चाहे चुनावी मुद्दे हो, ये 3 ऐसे विषय होते हैं जिस पर किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। आपको लगता है कि कांग्रेस कौन सी 3 बातों में से किसी एक को मजबूती से नहीं पकड़ पाई कि बहुत अच्छा वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकती, या फिर जैसा कि सुंदरानी जी ने कहा कि केवल बीजेपी को हराना है इसलिए वहां पर ढील ढाल कर दी कांग्रेस ने? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हमारा उद्देश्य जनता के बीच में सही बातों को लेके जाना। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी भी राज्य में ये नहीं रहा कि हम सरकार बना ले। मैं मध्य प्रदेश में बात करना चाहता हूँ। हमारा जो पूरा वचन पत्र था, उस वचन पत्र में मात्र 15 महीने के अंदर हमने वो सारी चीजें पूरी की जो विगत 15 सालों में भाजपा की सरकार कभी नहीं कर पाई थी। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अपने आप को किसानों का बेटा कहा करता था, परंतु जब पूरे प्रदेश में किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किसी ने किया तो वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। तो निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की रीति नीति और भाजपा के काम करने का तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा सत्ता के लालच में काम करती है और कांग्रेस जनता को पहुंचाने के लिए। सुंदरानी जी, विवेक जी कह रहे हैं कि सत्ता की लालच में चुनाव लड़ती है बीजेपी और हर वो दांव लगाती है जिससे वो सत्ता में काबिज हो सके। बरगलाने का काम, गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का काम बीजेपी अपने प्रचार में करती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी 55 साल तक सत्ता में रही, जिस पार्टी ने विपक्ष को कभी आगे आने नहीं दिया, वो आज कह रही कि बीजेपी सत्ता के लिए काम कर रही है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम जनता के विश्वास को ग्रहण करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सत्ता का लक्ष्य तो हमारे पार्टी का था ना। हम जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में काम शुरू किए थे, उसी दिन से एक लक्ष्य लेके चल रहे थे कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो। अटल जी के नेतृत्व में हम लोग नारा लगाते थे, बारी बारी अगली बारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी का एक नारा लेके हम चले थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल तक बने। अब मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और अनेक राज्यों में कांग्रेस तो बिल्कुल पूरे देश में सफाई की कगार पे खड़ी है। आज कहाँ है कांग्रेस पार्टी? जो भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पौंडीचेरी में सरकार थी कांग्रेस की, आज वो भी हाथ से निकल गई इनकी सरकार। तो कहाँ है कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कहाँ है कांग्रेस पार्टी, ये तो विवेक जी बताएंगे क्योंकि हमारे साथ में बने हुए हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही है सुंदरानी जी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दमोह की है, चूंकि तो तमिलनाडु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएमके 138 सीटों के साथ आगे चल रही है रुझान में। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें जीत के जश्न की तो है, लेकिन कोरोना काल में जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाने वाली भी ये तस्वीर है। क्योंकि जीत के जश्न में हो, चुनाव के प्रचार में हो, रैलियों में हो, सभाओं में है, उस समय पर कोरोना को या तो भुला दिया जाता है या फिर वो उस जश्न के पीछे कहीं छुप सा जाता है। तो ये कमोबेश वही तस्वीरें हैं जीत की जश्न की है। स्वाभाविक है कि सत्ता में आने की खुशी या जीत की खुशी एक अलग होती है, लेकिन कोरोना काल में ये पहले ही कहा गया था कि जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, कोई रैलियां नहीं निकाली जाएंगी। तो तमिलनाडु की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमिलनाडु में राजनीति का कुछ अपना एक अलग ही ट्रेंड रहा है।
डीएमके 138 सीटों के साथ रुझान पे आगे चल रही है और वहां की ये जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आने लगेंगे क्योंकि रुझान के तौर पर स्थितियां कमोबेश सभी जगह से स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन जब तक कि आधिकारिक घोषणा न हो, सारे राउंड पूरे न हो, लेकिन जैसे जैसे सीटों का अंतर बढ़ता जाता है, जश्न की खुशी भी बढ़ती जाती है और ये खुशी की ही तस्वीरें हैं। अभिलाष पांडे भी हमारे साथ में अब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिलाष जी, बीजेपी को लेकर अभी बहुत सारे सवाल हमने विवेक त्रिपाठी से भी पूछे और आपसे भी मैं ये पूछ रही हूं कि जिस तरीके से दावा पश्चिम बंगाल में किया गया उतनी सीटें तो नहीं मिली, वापस दीदी की वापसी तो रुझानों के हिसाब से तय दिख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पश्चिम बंगाल का जिस तरह का चुनाव था, मैं खुद वहां 2 महीने था पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार की अराजकता दीदी के द्वारा फैलाई गई थी, निश्चित तौर पर बहुत लंबा सफर भारतीय जनता पार्टी को तय करना था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत और पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ा और जनता के हित को लेकर चुनाव लड़ा। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह का कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, आम जनता के साथ कटमनी और ये सारे विषय जो वहां पर चले, निश्चित तौर पर अभी परिणाम के रुझान आ रहे हैं। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट और करेंगे तो आगे परिणाम पूरे स्पष्ट दिखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से और वोट बैंक को बढ़ाते हुए और बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। पश्चिम बंगाल में कभी हम 3 की स्थिति में थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े दल के रूप में उभरी है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो प्रयास, जो मेहनत किए हैं, आगामी समय में जब पूरे रिजल्ट स्पष्ट होंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थान पर आपको दिखाई देने वाली है। अभिलाष जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने लिए जगह बनाई है। ठीक है, अभी रुझान है, लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील भी होता है तो भी एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी यहाँ पर छू रही है। बावजूद उसके क्या ये समझा जाए कि ममता बनर्जी का प्रभाव वहां की जनता पर अभी भी है, क्योंकि बहुत बड़े आंकड़ों से रुझान में आ गए हैं टीएमसी? देखिए, टीएमसी का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, आप उस स्थान को यदि देखते, आप उस जगह वहां होते तो आपको देख के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह की गुंडागर्दी टीएमसी करती है। रात भर कार्यकर्ताओं को मारना, रात भर उनके घर में उनके परिवार की माताओं बहनों को, लोग बूथ पे नहीं बैठ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घरों पे घुस के उनके घरों को तोड़ना और घर को जला देने तक का काम टीएमसी के लोग करते थे। रात भर कार्यकर्ता घर से बाहर रहता था, क्योंकि घर जाएगा तो रात को उसको मारने का काम करेंगे। सुबह 4 बजे से मारपीट, रात भर मारपीट, लोगों में इतना भय का वातावरण कि अन्य राजनीतिक दल के लोग तो खड़ा होना, सीपीआईएम जैसे कैडर को उन्होंने पूरा मार के खराब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत संघर्ष हुआ है। मैं ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कि लोगों के घर में घुसकर उनपे तलवार अड़ाकर, उनके ऊपर पिस्टल दिखाकर, रात को उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। इस तरह की गुंडागर्दी टीएमसी की हुई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर डटा रहा। मुझे लगता है कि उसी बात का परिणाम आज जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल के अंदर उभरी है। अभिलाष जी, जैसा कि आपने कहा कि आप 2 महीने वहां पर रहे हैं, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल को साहित्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, संस्कृति की बात करें, सरोकारों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, यहां से बड़ी शख्सियत निकलकर आई है। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल की जनता केवल टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से डर के ही टीएमसी को वोट करती है, ये समझा जाए? देखिए, टीएमसी जिस तरह से रिगिंग का काम करती है, जिस तरह से बूथ पे छप्पा वोटिंग का काम करती है, जिस तरह से बूथों के अंदर गुंडागर्दी करने का काम करती है, मैंने आज तक इतने स्टेटों पे मैं चुनाव पे गया हूं, मैंने कोई भी स्टेट इस तरह का नहीं देखा है जैसा पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने गुंडागर्दी की है। हमारे बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में पथराव करना, अन्य प्रकार से लोगों को धमकाना, डराना, जो गरीब बस्तियां हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना जो कि हर गरीब के घर के लिए उसके लिए आवश्यक थी, लेकिन एक भी मकान बनाने का काम टीएमसी ने नहीं किया है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो उपचार कराने का जो विषय था, टीएमसी ने वो काम नहीं होने दिया है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, जिस बात को कहते हुए मुझे बहुत दुख है कि टीएमसी के लोगों ने गरीबों को, बस्तियों को, झोपड़ी वालों को मतदान तक जाने के लिए वहां पर रोकने का काम किया है कि मतदान केंद्र तक लोग ना पहुंच पाए। इतनी गुंडागर्दी यदि टीएमसी करती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर और कार्यकर्ता खड़ा होकर तटस्थ रहता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने संघर्ष में भी इतनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े रहे हैं। विवेक जी, आपने अभी सुना अभिलाष जी को, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल मैंने पूछे, उनका जवाब उन्होंने दिया, उनको आपने सुना। क्या कहेंगे आप, उनकी कौन सी बातें आपको लगता है कि चुनावी रणनीति जो हो गई है आजकल, राजनीति केवल जीत के लिए ही हो गई है? जनता का विकास क्या कहीं छुप गया? देखिए, जिस तरीके का उनने पश्चिम बंगाल के बारे में पांडे जी ने बताया है, मैं समझता हूँ उनकी दृष्टि से जो उन्होंने पश्चिम बंगाल देखा, पश्चिम बंगाल उसके बिल्कुल विपरीत है। ये पूरे देश भर में आम जनता के बीच में एक माहौल बनाने का काम जिस तरीके से भाजपा करती है, एक पश्चिम बंगाल के बारे में जो उन्होंने बताया, तो एक आम आदमी जिसने पश्चिम बंगाल नहीं देखा हो, ना पढ़ा हो, तो उसकी नजर में या उसके जहन में ये आएगा कि पश्चिम बंगाल में तो जंगल राज है। पश्चिम बंगाल में ना चुनाव आयोग है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, वहां पर सिर्फ टीएमसी है जो निरंतर गुंडागर्दी के दम पे अपनी सरकार को बनाती रही है। ऐसा भाजपा पूरे देश भर में प्रचलित करने का प्रयास करती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा द्वारा जिस तरीके से, जिस माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत ही हास्यास्पद है। मैं ये पूछना चाहता हूं अभिलाष भाई से कि जब ये टीएमसी वहां पे बूथों पे के बूथ कैप्चरिंग जैसा आरोप लगा रहे हैं, जब ये सब कुछ करती है, तो निर्वाचन आयोग, वहां की पुलिस, आपकी आर्मी, जो आपने सुरक्षा बल वहां पे भेजा हुआ है, वो सब क्या कर रहे थे? वो क्यों मूक दर्शक बने बैठे रहे? देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी जिस तरीके से एक संवेदना पाने के लिए, एक सरकार को गिराने के लिए, छवि खराब करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव में कूद जाते हैं। ये वहां की आम जनता को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, और अन्य राज्यों में जो लोग इस चुनाव को देख रहे हैं उनकी नजर में एक टीएमसी की छवि बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आपको स्वस्थ मानसिकता के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। आप चुनाव में जाते हैं तो विकास के मुद्दे को लेके जाइए। कब तक इस तरीके से भावनाओं को भड़का के आप चुनाव लड़ेंगे? आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या नहीं है आपकी सरकार बनने के बाद में वो आप देंगे और किस तरीके से देंगे? इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने की जगह आप वहां पे जाके कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। इनका हर बड़ा नेता तो यही कह रहा है रैली में। इनके पास में बताने के लिए कुछ और है ही नहीं। ये यही नहीं बता पा रहे कि हम प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश भर में क्या कर पाए। ये बताने की जगह आप ये जाके वहां पे क्यों कह रहे हैं कि हमारे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिलाष जी से, जवाब लेते हैं आपके सवालों का। पांडे जी। विवेक भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के प्रवक्ता हो गए हैं आजकल विवेक जी। लेकिन फिर भी जो आप बात कह रहे हैं माननीय विवेक जी, कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। हमने कहा था कि हम विकास के मुद्दे करेंगे। पश्चिम बंगाल में कहां पे आपको विकास दिख रहा है? कलकत्ता के बेल्ट पे जब आप जाएंगे तब आप गरीब बस्तियों को देख के आपके आंसू टपक पड़ेंगे। इस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, घर के बीच में से नाले बह रहे हैं। आप जाकर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विकास के जहां तक आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कोई विकास की गंगा नहीं बह रही है। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चल रही है। और मेरे मित्र कांग्रेस के लोगों को तो पटक पटक कर मारने का काम भी टीएमसी ने किया है। 10 को तो मैं बचाकर लेकर आया हूं। लेकिन इस तरह की बात, जिस तरह की गुंडागर्दी जो मैं कह रहा हूं, फिर भी केंद्रीय बलों ने जिस तरह का चुनाव कराया है, जिस तरह की निष्पक्षता दिखाने का उन्होंने काम किया है, वहां पर जो प्रशासन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि टीएमसी का मूक दर्शक प्रशासक है। टीआई हो, वहां के पुलिस स्टाफ हो, सारे लोग हर तरह से उन गुंडों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है
मैं ये मानता हूं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभिलाष जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये तो पार्टी के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से आप करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप 2 महीने आपने वहां पर समय बिताया कलकत्ता में, आपने पश्चिम बंगाल की जनता को देखने समझने की कोशिश की। आपको लगता है कि जनता डर में ही जाकर टीएमसी को वोट दे देगी? मतदाता में क्या जागरूकता नहीं है? अगर वो भय के माहौल को समाप्त करना चाहती है तो मतदान तो अधिकार होता है, मतदान तो वो देकर सत्ता बदल सकती है, तो क्या डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रही जनता वहां की? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिन स्थानों पे मतदान हुए थे उन स्थानों पर लोगों ने उनको वोट डालने निकलने तक नहीं दिया गया है। कई स्थानों पर भीड़ लगाकर टीएमसी के लोग, जो गरीब बस्तियों के लोग जब मतदान करने के लिए निकलते हैं तो उनको रोकने का काम किया गया है जी। कहीं पेट्रोलिंग बम चलाते हैं, कहीं बम फेंकते हैं ताकि मतदान कम से कम हो। इसी के जवाब के लिए ही विवेक जी ने ये पूछा था कि वहां पर फोर्स होती है, चुनाव आयोग होता है, पुलिस होती है, फिर वो क्या मूक दर्शक बनी देखती रहती है? बिल्कुल, मैं आपको कहता हूं, आप चल के देखिए वहां की बंगाल की पुलिस को। मैं सेंट्रल फोर्सेस को मैंने तो बधाई दी है और चुनाव आयोग को भी इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का प्रयास किया है। लेकिन जो वहां का लोकल प्रशासन है, जिस तरह के लोग जो बूथ में, जो शक्ति केंद्रों में, अलग अलग स्थानों पर जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया जाता है और उनको जब कोई बात बताई जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं आपको बताता हूं घंटों घंटों फोन नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम संघर्ष में आगे आए हैं। हम इतनी छोटी सी स्थान से आज इतने बड़े स्थान तक पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर को दिखा जाता है। कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, कांग्रेस का तो दिख ही नहीं रहा था कुछ, कहीं कुछ नहीं था कांग्रेस का। भागी हुई कांग्रेस, छुपी हुई, डरी हुई कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया है। कांग्रेस तो कहीं दिखी ही नहीं। विवेक जी, थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी बताओ कि कहां भाग गए थे राहुल गांधी, कहां भाग गई थी प्रियंका, कहां भाग गए थे सोनिया जी? एक सभा नहीं कर पा रहे आप। बताइए विवेक जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब लेते हैं पांडे जी, विवेक जी से। बोले विवेक जी। भाई मैं बोल लूं? हाँ बोले बोले। देखिए, एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचा के लाया हूँ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको दिख नहीं रही है। तो 2 आंखें और 2 विचार है आपके। देखिए अभिलाष भाई, आप लोग एक जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास पूरे देश भर में कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप सत्ता के लालच में ये भूल जाते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में विश्व भर की नजर है। आप एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आप मीडिया में बैठ के जब ये बात कहते हैं कि भारत देश के एक राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग के होते हुए, आर्मी के होते हुए, पुलिस के होते हुए एक राजनीतिक दल के गुंडे या कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने बैठे, तो कहीं ना कहीं भारत का ही अंग है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो ये क्यों नहीं स्वीकारते कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए एक छोटे से राज्य में वहां के एक छोटे से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इतना हावी है जिनके सामने प्रशासन तक घुटने टेक चुका है, निर्वाचन आयोग तक घुटने टेक चुका है। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक ममता बनर्जी जो चुनाव जीतती आई है वो हिंसा के दम पे जीतती आई है। पश्चिम बंगाल की जनता को आप क्या मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि वो डर से वहां पे वोट देती है ममता बनर्जी को? ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या यही सवाल मैंने पूछा था विवेक जी, यही सवाल मैंने पूछा था। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता है, थोड़ा उनसे भी हम सवाल कर लें। सुंदरानी जी, आपने सुना, विवेक जी को भी आपने सुना, अभिलाष पांडे को भी आपने सुना, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर क्या गुंडागर्दी के दम पर ही जीता जा सकता है चुनाव को? क्या यहाँ पर लोकतंत्र की गरिमा, संवैधानिक गरिमा कोई मायने नहीं रखती? देखिए, बंगाल की स्थिति तो लगभग यही है। गुंडागर्दी का आतंक जो था कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या सीपीएम को समाप्त करने का जो काम ममता बनर्जी ने किया वो भी हिंसा के दम पे किया। कांग्रेस को समाप्त करने का काम किया हिंसा के दम पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटा रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से ओतप्रोत था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साहस किया। दूसरी ओर मैंने कहा ना कि एक ध्रुवीकरण बंगाल में हुआ है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा का मतदाता था, जो कांग्रेस विचारधारा का मतदाता था, कहीं न कहीं ध्रुवीकरण के चलते भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी की अपनी जीत नहीं है। ये कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस के मतदाता भी
ममता जी के पार्टी में टीएमसी में शिफ्ट हुए, एक वो कारण, दूसरा हिंसा, लोगों को मतदान नहीं करने देना, क्योंकि लोकल पुलिस का एक अपना टेरर होता है। लेकिन सुंदरानी जी, सवाल यही उठता है कि क्या राज्य की सरकार चुनाव के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है? क्योंकि जब निर्वाचन आयोग है, चुनाव जब होता है तो केंद्र का दखल होता है। नहीं देखिए, लेकिन लोकल प्रशासन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और बंगाल में जिस प्रकार से लोकल प्रशासन पूरा टीएमसी का साथ था, क्योंकि सरकार टीएमसी की थी, लोकल प्रशासन से का ही आतंक होता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस वहां पे कुछ समय के लिए निश्चित रूप से वहां पे तैनात की गई, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। वहां की लोकल प्रशासन ने जिस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। हिंसा में कई हमारे कार्यकर्ता मारे गए, कहीं पे भी उनकी रिपोर्ट न लिखी। विवेक जी से मैं इसका एक संक्षेप में जवाब ले लूं। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, सुंदरानी जी से भी पूछा मैंने, पांडे जी से भी पूछा कि क्या राज्य सरकार के चुनाव में केंद्र का दखल नहीं होता, और अगर केंद्र का दखल नहीं हो रहा है, राज्य शासन या राज्य प्रशासन अगर भारी पड़ रहा है, तो फिर इसके चुनावी के नतीजों के फिर मायने क्या होंगे? देखिए, जिस तरीके से भाजपा के यहाँ पे प्रवक्तागण ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी हो रही थी, वहां पे ये बार बार आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वहां पे हार रहे हैं। अपनी हार का ठीकरा वो टीएमसी के ऊपर उनकी छवि खराब करके देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पूरे केंद्रीय मंत्री तो पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे, आपके अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे। अगर वो आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, आम मतदाता को सुरक्षित मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते, तो आप क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आज आप चुनाव हार रहे हैं तो आप वहां पे छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप वहां पे चुनाव जीत रहे होते तो आप अभी जनता को आभार दे रहे होते कि वहां के कुशासन को आपने खत्म कर दिया, और बड़ी बड़ी बातें। देखिए, भारत की राजनीति में भाजपा द्वारा जिस तरीके से ये एक जहर घोला जा रहा है, मैं समझता हूँ ये गलत है। आज भारत के मतदाता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि उनको अपना वोट किस आधार पे देना है, विकास के आधार पे देना है कि जुमले के आधार पे देना है। आज हमें संगठित होके चुनाव एक लोकतंत्र का महोत्सव। चलिए, 5 राज्यों का जो चुनाव था विवेक जी, वो तो हो चुका, आज नतीजे आ रहे हैं, यानी कि इसको जनता का ही जनादेश समझा जाएगा, इसके ऊपर किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन अब आगे आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें इन नतीजों के साथ साथ चर्चा करना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।